आज हम सीखते हैं देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। जो मोशन इन अ प्लेन का लास्ट टॉपिक एक तरीके से समझ लीजिए आप, लास्ट पार्ट कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो कि मैंने पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलना, स्पीड है ना। तो इसके मोशन को नाम देंगे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसमें जो एग्जांपल आप दें वो ये दें, मोशन ऑफ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। अगर आप एग्जांपल देते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर हैं जबकि वो इलिप्टिकल हैं। इलिप्टिकल में सन जो होता है वो सेंटर पे ना होकर एक फोकस पर होता है। तो ये प्लैनेट जब घूमते 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 इसके पास आता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और फिर जब ये दूर चला जाने लगता है तो स्पीड कम होने लगती है। तो स्पीड ही कांस्टेंट नहीं रहेगी। अच्छा, हम क्या करते हैं कि इसको सर्कुलर पाथ सोच के ये मानते हैं कि स्पीड कांस्टेंट होगी। गलत। ये एग्जांपल परफेक्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखें। अब बात ये आती है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें एक्सेलरेशन होगा क्या, इज़ इट एक्सेलरेटेड। तो दिमाग में बात ये आती है कि भाई स्पीड तो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कैसे होगा। तो यही कंसेप्ट गलत हो गया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड से ना कैलकुलेट करके हम लोग वेलोसिटी से करते थे, पता ही है आपको। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने 4 अलग अलग पोजीशन लिए हैं ऑब्जेक्ट की, और मैंने डायरेक्शन के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है हर पॉइंट पर। तो हम नोटिस करेंगे कि हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू तो सेम होगी। अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर, तो यहाँ भी 4 ही होगी, लेकिन डायरेक्शन तो हर बार बदल रही है ना। एंड वी नो दैट जब डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। अब आप नोटिस करो ना, अगर मैं लिखता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, फिर मैं लिखता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड, मान लिया मैंने लिखा वेस्ट, फिर मैंने लिखा 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट, ऐसे लिखा मैंने। तो इनमें तीनों में वैल्यू सेम है। अगर आप गलती से ये लिख रहे हो तो ये गलत कर गया आप कहना चाह रहे हैं कि वैल्यू भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है। कहाँ है डायरेक्शन सेम। तो अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ऐसे लिख लो। इसका मतलब इनकी वैल्यू बराबर है, वो है, दिख रहा है। तो आप नोटिस करो ना, डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से इनकी वेलोसिटी अलग अलग मानी गई। ये देखो अलग अलग मानी गई, ये सब बिल्कुल नॉट इक्वल करेंगे। तो इसलिए यहाँ डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है तो विल से दैट वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज होगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा। अब उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी ये धीरे धीरे सीखेंगे। एक नया टर्म है रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर। सिंपल कि जैसे कोई पार्टिकल सर्कल पे घूमेगा तो जैसे उसकी पोजीशन P है या S है या Q है, कोई ना कोई पोजीशन तो होगी उसकी। तो सेंटर से उस पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी बस उसी को नाम कर देंगे आप रेडियस वेक्टर, और डायरेक्शन रहेगी सेंटर से उस पार्टिकल की तरफ, उसकी पोजीशन की तरफ। द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल ऑफ अ, ठीक है ना, द लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। मैग्नीट्यूड रेडियस के इक्वल होगा, डायरेक्शन सेंटर टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ़ पार्टिकल इज इन पोजीशन PQS देन रेडियस वेक्टर जो होंगे OP OQ OS होंगे, और हम चाहें तो इसको R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे रेडियस वेक्टर R है, थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसके कंपोनेंट होंगे R cos थीटा R sin थीटा। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ ऐसे, तो मैं लिखूँगा R cos थीटा I कैप, क्योंकि R cos थीटा तो वैल्यू है, और I कैप कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में। R sin थीटा वैल्यू है, कौन सी डायरेक्शन में, वाई में। तो खाली R cos थीटा R sin थीटा ने लिखकर ये लिखेंगे। न्यू टर्म आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ये पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ये A पोजीशन से B पोजीशन पर आया, तो जितना ये चलेगा इसको तो नाम कर देंगे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बट जितना एंगल ये स्वैप करेगा उसको नाम करोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ए से बी तक आने में जितना एंगल उसने स्वैप किया, तो एंगल स्वैप बाय रेडियस वेक्टर, समझ गए ना, रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब रेडियस वेक्टर अगर हम कह रहे हैं कि ये पोजीशन ए से बी में मूव कर रहा है टाइम टी में, जैसे कि दिख रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। यूनिट क्या रहेगी, रेडियन, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो एंगल इजिकल टू R का अपॉन रेडियस फार्मूला होता है, तो एंगल थीटा, R की लेंथ होगी AB और रेडियस R होगी, ये आ जाएगा। और इसको एक नाम देना चाहूँ मैं S, तो यह जाएगा थीटा इजिकल टू S अपॉन R। अब इसी में दूसरी बात देखो, जैसे तुमने तो कहा ये पोजीशन A से B पे जा रहा है, दूसरा आदमी कहते नहीं तो P से Q जा रहा है जी, अब बताओ। तो इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन P टू Q इन टाइम इंटरवल डेल्टा T, तो उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा थीटा होगा, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा। हम कहेंगे साहब पहली पोजीशन पे थीटा 1 था, बाद में पहुंचा थीटा 2 हुआ, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो इसको डेल्टा थीटा लिखेंगे।
सिखाना ये चाह रहे हैं कि जैसे आपने थीटा यूज़ किया तो उसे डेल्टा थीटा भी कह सकेंगे, और डेल्टा थीटा इज इक्वल टू फिर डेल्टा एस अपॉन आर हो जाएगा। ये सिंबल है केवल, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ही है। इन द सेम वे अगर ये डेल्टा टी टाइम बहुत छोटा हो, कितना, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो के करीब है, जैसे ये है कि पार्टिकल यहाँ था, बहुत छोटा सा टाइम होगा तो उसकी पोजीशन में इतना चेंज आएगा कि वो शिफ्ट होकर यहाँ चला गया। आप सोचो कितना सा एंगल बन रहा है। तो बच्चों जब टाइम इंटरवल स्मॉल होता है तो उस सिंबल को डेल्टा को हम क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। तो डी जो इंडिकेट करता है कि इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वेरी शॉर्ट टाइम। फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इतना लिखने से ही समझ आता। और डी थीटा फिर फार्मूला को तो ये डी एस अपॉन आर हो जाएगा। तो कहने से मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से भी लिखा जा सकता है, डेल्टा थीटा से भी, और डी थीटा पे भी, डिपेंडिंग अपॉन, है ना, कंडीशन, क्या कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसमें एक नया टर्म आपके लिए आ जाता है एंगुलर, है ना, वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आप नोटिस करो, जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा था, अगर मैं बच्चों वेलोसिटी को, ये एंगुलर को छिपा लूँ, ओमेगा से लिखते हैं इसको, अगर मैं एंगुलर को छिपा लूँ तो वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको सबको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम आपने सीखा हुआ है। अब यहाँ पर तुम वेलोसिटी को एंगुलर में लिख रहे हो तो समझ गए ना कि मैंने पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ देन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नेम्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और देखो जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखा कि ए से पी पोजीशन में आया, थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल थीटा इन टाइम टी, तो देन ओमेगा बार लगाना, थीटा अपॉन टी, ओमेगा बार लिखता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक है। तो इनका कहना है कि अगर अलग अलग पॉइंट पर ये अलग अलग हुई तो फिर कौन से की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इन सब का ही एवरेज हुआ, और अगर इन सभी पॉइंट पर इक्वल हुई तो कोई बात नहीं, ओमेगा लिख देना। तो एक स्पेशल केस हो गया ना, नहीं हुई तो फिर ओमेगा बार आ जाएगा। रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, डायमेंशन होगी t-1, क्योंकि थीटा की तो है नहीं, टी की आ गई। अब मान लिया मैं कहूँ कि डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, तो फिर इसको ऐसे लिख देंगे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, है ना, थीटा की जगह डेल्टा थीटा। बच्चों सिंबल ही तो है, अगर थीटा 30 है, डेल्टा थीटा 20 है, तो 20 लिख दो, डेल्टा थीटा से फ़र्क क्या पड़ रहा है। और अगर टाइम इंटरवल स्मॉल होगा तो आपने भी सीखा था, डेल्टा थीटा को हम डी थीटा लिख देंगे, और टाइम को भी डी टी लिख देंगे, उस केस में आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। और बच्चों आपको मालूम है ये ओमेगा जो है ना, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। मैंने पीछे फिगर में दिखाया भी था आपको कि इतना शॉर्ट टाइम है कि पार्टिकल की पोजीशन में चेंज इतना होगा जो तुम नोट भी नहीं कर पाओगे, देख रहे हो। तो इसलिए इसको हम नाम कर सकेंगे फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए ना, इंस्टेंटेनियस, समझ गए आप कारण इंस्टेंटेनियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल जब बहुत स्मॉल होगा तो पोजीशन में जो चेंज होगा लगभग ही होगा कि वहीं पर है वो, तो इसको नाम करेंगे इंस्टेंटेनियस।